कुछ अच्छी अच्छी अपडेट्स है मार्केट के बारे में जो कि आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। इलारा कैपिटल ने अपना एक रिपोर्ट निकाला है जहां पे उन्होंने बताया है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अब मार्केट के अंदर में रिटर्न हो सकते हैं और क्यों ये अर्ली साइंस हो सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के मार्केट के अंदर में रिटर्न होने का। दो तीन इन्होंने की पॉइंट्स दिए हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैक्रो मैक्रो स्ट्रेंथनिंग, वैल्यूएशन का मॉडरेट होना, बहुत ज़्यादा चीप तो नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो हमेशा से ही और यूएस के मार्केट का वैल्यूएशन हमेशा से ही थोड़ा सा प्रीमियम पे रहा है। तो जो प्रीमियम मार्केट की लगभग 1.5 साल पहले थी वो अभी प्रीमियम पे मार्केट नहीं है, उससे मार्केट के अंदर में प्राइस करेक्शन भी हुआ है, टाइम करेक्शन भी हुआ है 1-1.5 साल का। तो और भाई एफआईआई ने इतना 2 लाख करोड़ का तो इस साल के अंदर में ही सेलिंग कर दिया। 2 लाख करोड़ की सेलिंग लगभग एफआईआई ने सिर्फ 2025 के अंदर में कर दी, भारी सेलिंग हुई है। तो अब हो सकता है कि एफआईआई थोड़ा थोड़ा और जैसे थोड़ी थोड़ी करके बाइंग एफआईआई कर भी रहे हैं सितंबर के महीने में, तो हो सकता है कि इसका असर ये अर्ली साइंस की तरह इसको दिख सकता है और धीरे धीरे मार्केट के अंदर में एफआईआई रिकवर करे। अब दिक्कत क्या है कि हर मतलब सितंबर में, अगस्त में भी यही ट्रेंड, मतलब अगस्त और सितंबर 2 महीने में ये ट्रेंड मुझे लगता है देखने को मिला कि शुरुआत में जैसे 1, 2, 3, 4 तारीख से लेके 15, 16, 18, 20 तारीख तक ऊपर जाती है मार्केट और फिर 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में गिर जाती है। पिछले 2-3 महीने से तो मैं यही ट्रेंड देख रहा हूँ। देखते अक्टूबर के अंदर में ये ट्रेंड बदलता है या वही ट्रेंड कायम रहता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो पहला तो वैल्यूएशन के कारण उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन अब सस्ती कह सकते हो, एक तरीके से मतलब सस्ता या मीडियम कह सकते हो। दूसरा उन्होंने मैक्रो के बारे में बात की, मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक आप ये समझ सकते हो कि जो चेंजेस हुई हैं उसके बारे में वो इशारा करें। फरवरी महीने से फेब मंथ से लेके और सितंबर मंथ पिछले महीने तक जितने भी सारी चेंजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा किया गया है, जो भी डिमांड को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मार्केट को जो भी कदम उठाए गए थे फेब मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी छूट दिया, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से छूट भी दी और कई सारी पॉलिसीज भी चेंज की लाई, आरबीआई ने भी काफी सारी पॉलिसी चेंज की, कट वगैरह की, सब कुछ किया। तो उन सब का अफेक्ट हमें थोड़ा बहुत ज्यादा अफेक्ट मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत इनका अफेक्ट हमें इस अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेलर बस भर भी नहीं है जो हमें अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट में दिख रहा है। असल में फिल्म हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में और उसके नेक्स्ट क्वार्टर Q3 एंड Q4 के रिजल्ट में असल फिल्म हमें देखने को मिलेगी। जो ट्रेलर अभी हमें देखने को मिल रहा है और जो पूरा प्रोडक्शन का काम फेब मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक हुआ है, तो ये सब जो चीजें हैं और साथ में एफआईआई धीरे धीरे करके एफआईआई एंट्री ले रहे हैं, तो और ग्लोबल सिनेरियो भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और देख ही रहे कि हमारा टाइप भी, एफटीए भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ बातचीत हो रही है, तो ये सब इशारा कर रही है। और साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जिस जो मतलब इंडिया का वैल्यूएशन है, जो वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो एफआईआई थोड़ा बहुत हमें कम बैक करते हुए दिख सकते हैं। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। चलो, एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट तो आई कि हाँ चलो बढ़िया हो सकता है काम। इलारा कैपिटल ने ही एक और बात बताई है अपनी एनालिसिस के अंदर। इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज विटनेसिंग एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट नॉट सीन सिंस 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years। पिछले 7 सालों में, मतलब 2018 से बाद 2025 ऐसा साल जा रहा है, 2018 के बाद ऐसा साल नहीं आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। क्या हो रहा है इस साल? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years 1 year रोलिंग रिटर्न अक्रॉस मोस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैव टर्न्ड नेगेटिव। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ स्कीम्स का है या कुछ कैटेगरी का है, ज्यादातर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर ज्यादातर स्कीम्स निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा 2018 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। 2022 में मार्केट खराब थी, लेकिन नवंबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर नवंबर में 2021 में, और जनवरी 2023 में खत्म ही हो गया था काम। तो इसलिए जो दिसंबर का महीना था, जो ईयर एंडिंग महीना था,
वहां तक पहुंचते पहुंचते कई सारी जो स्कीम्स है उनका सिंगल डिजिट में रिटर्न था, लेकिन पॉजिटिव में था रोलिंग रिटर्न की भी अगर हम बात करते हैं। लेकिन इस साल की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का रोलिंग रिटर्न खराब हुआ पड़ा है। ज्यादातर स्कीम अगर हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट में हो सकता है हमें पॉजिटिव में देखने को मिल जाए सिंगल डिजिट में, जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, मिड कैप हो गई, लार्ज कैप हो गई, स्मॉल कैप हो गई, मल्टी कैप हो गई। पॉइंट टू पॉइंट में हमें दिख जाएगी चलो 2-4-5% पॉजिटिव में है, लेकिन ज्यादातर स्कीम्स का रोलिंग रिटर्न निगेटिव में हो रहा है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी बात तो जरूर है 7 साल बाद हो रहा है तो, लेकिन बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब 1 साल और अगर ऐसा निकल जाता है ना तो और इन्वेस्टर्स का यहाँ पे एक तरीके से छटनी हो जाएगी, छट जाएंगे इन्वेस्टर्स। जो स्ट्रांग मजबूत इन्वेस्टर्स बचेंगे वो आगे हैवी पैसा बना पाएंगे, और जो छट जाएंगे वो तो वैसे भी छटने वाले थे, इस गिरावट में नहीं तो अगली गिरावट में। तो अच्छी चीज है, हर कुछ टाइम पे ऐसा सिचुएशन आता है तो वैल्यूएशन करेक्शन भी हो जाती है, थोड़ी बहुत करेक्ट तो नहीं होती लेकिन इंडिया के मामले में, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाती है, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो छट जाते हैं बुरे इन्वेस्टर से। मतलब हर बार ऐसा इसी कारण से होता ही है, बुरे इन्वेस्टर्स ही आके वैल्यूएशन को बबल की टेरिटरी में पहुंचा देते हैं, और फिर जब वो फटता है बबल तो अच्छे इन्वेस्टर बच जाते हैं और वही बुरे इन्वेस्टर फिर निकल जाते हैं, और फिर नए बुरे इन्वेस्टर आते हैं, फिर मार्केट को बबल की टेरिटरी में पहुंचाते हैं। तो ये साइकिल की तरह स्टॉक मार्केट में चलते रहता है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बड़ी न्यूज अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी, और अगर अभी तक आप टिके हुए हो 1-1.5 साल के पिछले खराब परफॉर्मेंस के बाद भी तो बढ़िया है, आपका पेशेंस लेवल अच्छा है एंड डेफिनेटली आप समझ गए हो और आगे दिक्कत नहीं होगी ऐसी अगर गिरावट होती भी है तो। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आ जाती है, ये भी एक रिपोर्ट ही है। एक नई स्टार्टअप है फिनप्रिंट नाम है इनका, और वेल्थ एडवाइजरी सर्विस देते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि इन्होंने एक एनालिसिस की, और यही चीज मैं पहले भी बात कर चुका हूं लेकिन अब रिपोर्ट आई है नहीं तो मैं बात कर लेता हूं। तो फिनप्रिंट ने स्टार्टअप ही है ये भी, और एनालिसिस किया अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, और उनके अंदर अलग अलग स्कीम्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप को लेके। तो इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके अंदर जो ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे मान लो लार्ज कैप जिन जिन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे मल्टी कैप में भी लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट होता है लगभग, मतलब 25% तो मिनिमम ही चाहिए, लेकिन वो 40-50% तक चला जाता है। फ्लेक्सी कैप में भी बहुत सारा लार्ज कैप रहता है, वैल्यू में भी बहुत सारा लार्ज कैप रहता है, उसके अलावा ईएलएसएस में भी लार्ज कैप बहुत ज्यादा रहता है। अगर कॉन्ट्रा है वैल्यू नहीं है तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लार्ज कैप रहता है। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर भी बहुत ज्यादा लार्ज कैप होता है। फोकस्ड फंड के अंदर भी बहुत ज्यादा लार्ज कैप होता है। हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी बहुत ज्यादा लार्ज कैप होता है। तो एक एग्जांपल के लिए लार्ज मैंने बोला, वैसे जहां जहां कई सारी कैटेगरी है जहां पे मिड कैप भी हो सकता है, कई सारी कैटेगरी है जहां पे स्मॉल कैप भी हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप बहुत सारी कैटेगरी में लार्ज कैप इंक्लूड रहता है। तो ऐसे में इनकी जो एनालिसिस थी, उन्होंने देखा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, मेजॉरिटी में म्यूचुअल फंड्स की मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स में के अंदर ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है। अब ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज के ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर ओवरलैप ज्यादा होता है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई मान लो 5 स्टॉक मिल गए जो कि अच्छे हैं, तो लार्ज कैप कैटेगरी के, तो वही 5 स्टॉक वो मल्टी कैप में भी डाल देंगे, वही 5 स्टॉक वो फ्लेक्सी में भी डाल देंगे, फोकस्ड में भी डाल देंगे, ईएलएसएस में भी डाल देंगे, वैल्यू में भी डाल देंगे, लार्ज एंड मिड में भी डाल देंगे। समझ गए? तो इससे क्या होता है, रिसर्च का पैसा बच जाता है कंपनीज का, क्योंकि एक स्टॉक कोई अच्छा मिल गया, चलो जहां जहां जिस जिस स्कीम में वो स्टॉक फिट हो सकते हैं, कोई स्मॉल कैप है तो जितना जगह स्मॉल कैप में फिट हो सकता है घुसा दो, कोई मिड कैप है जितना जगह मिड कैप में फिट हो सकता है घुसा दो, कोई लार्ज है तो जितना जगह लार्ज कैप में फिट हो सकता है घुसा दो। तो ऐसे में उनका भाई रिसर्च का पैसा, समय, जो वर्क पावर है, सबका पैसा बच जाता है। तो ऐसा करते हैं स्कीम्स। तो इससे आपको सीख लेना ये है कि आप अगर सबका जाके ओवरलैप चेक नहीं करना चाहते, या अभी है ओवरलैप कल नहीं होगा परसों है, तो ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि अगर मुझे किसी भी रीजन से एक वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना है, एक फ्लेक्सी कैप में करना है, मान लो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में करना है, तो ये तीनों एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मत लेना, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का मत लेना। मान लो अगर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, किसी ने ले लिया है, तो फिर एग्रेसिव आईसीआईसीआई का ले लिया, तो फिर आईसीआईसीआई का वैल्यू नहीं लेंगे, वैल्यू मान लो कोई और डीएसपी का वैल्यू ले लेंगे। तो ऐसे करेंगे
ताकि ये जो पोर्टफोलियो ओवरलैप का रिस्क है, पोर्टफोलियो ओवरलैप का क्या मतलब हुआ कि हमने 5 स्कीम ली अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन पांचों स्कीम के थ्रू पैसा हमारा सेम ही स्टॉक में जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप कर सकते हो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।